सत्ता नगरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मंजीत सहगल। आज के अंक में बात करेंगे बिहार की राजनीति की। ले चलेंगे आपको ग्राउंड जीरो पर, जहां से आपको बताएंगे कि चुनाव का क्या माहौल है, किस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है, राजनीतिक दल एक दूसरे के खिलाफ किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, और क्या अब की बार बिहार में तीसरा मोर्चा उभर पाएगा, और क्या सत्तारूढ़ दल को या जो दल विपक्ष में बैठे उनको चुनौती दे पाएगा। इन सभी बातों पर हम आज के इस एनालिसिस में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अंक। दोस्तों, 2025 का बिहार चुनाव दिलचस्प बना हुआ है और ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 और दूसरा चरण 11 नवंबर को होने की संभावना है और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे। 2020 में एनडीए ने 125 सीटें जीती थी, महागठबंधन को 110 सीटें मिली थी, लेकिन अब तीसरा मोर्चा भी अब की बार नज़र आ रहा है। एआईएमएम ने 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और कहा है कि एनडीए महागठबंधन को हमारी मौजूदगी महसूस होगी। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा से मुस्लिम वोटों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जन स्वराज पार्टी, जिसे प्रशांत किशोर ने स्थापित किया है, सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बदलाव यात्रा से 5000 किलोमीटर पैदल ये लोग चल चुके हैं। जेजेडी यानी कि तेज प्रताप की पार्टी ने 11 कैंडिडेट्स घोषित किए हैं। ये तीसरा विकल्प जनता को आकर्षित कर रहा है, खासकर उनसे जो एनडीए आरजेडी से बुरी तरह से तंग है। जंगल राज कहते हैं कथित तौर पर कि एनडीए और आरजेडी के राज में बिहार में देखने को मिला। लेकिन क्या ये गठबंधनों को हरा पाएंगे? पॉल्स दिखा रहे हैं कि एनडीए को 41% सपोर्ट है, महागठबंधन को 39% और तीसरे मोर्चे को सिर्फ 5 से 7% लोगों का, मतदाताओं का सपोर्ट मिल सकता है। यानी कि तीसरे मोर्चे की बिहार में सरकार बनाने की सभी संभावनाएं क्षीण नज़र आ रही है, जहाँ तक कि पॉल्स की बात है। तीसरा मोर्चा एनडीए और महागठबंधन को चुनौती दे सकता है, इस बात से कोई दो राय नहीं है दोस्तों। तीसरा मोर्चा इसलिए चुनौती दे सकता है, लेकिन सीमित एआईएमएम सीमांचल मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एआईएमएम कुछ मतदाताओं को आकर्षित कर सकता है, जहां 47% जो जनसंख्या मतदाताओं के मुस्लिम है। 2020 में 5 सीटें यहां से जीती गई थी। जन स्वराज शिक्षा, शासन और साफ राजनीति पर फोकस कर रहा है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि जनता बदलाव चाहती है, लेकिन कमजोरियां भी बहुत हैं। ये नया है, गठबंधन कमज़ोर है और वोट बंट सकता है। एनडीए एकजुट दिखाई दे रहा है, लेकिन सीट शेयरिंग में तनाव बना हुआ। चिराग ने 25 सीटों पर दावा ठोका है। महागठबंधन ने आरजेडी कांग्रेस पर विवाद है। कांग्रेस 58 से 60 सीटें मांग रही है, आरजेडी 55 ऑफर कर रहा है। वहीं सीपीआई-एमएल ने 18 सीटें मांगी हैं। और अगर तीसरा मोर्चा मुस्लिम दलित वोट काट ले तो एनडीए को इसका फ़ायदा होगा, लेकिन अगर एकजुट हो तो महागठबंधन मजबूत होगा, ऐसा चुनावी विशेषज्ञ मान रहे हैं। 10 से 15% वोट लेने पर भी ये किंग मेकर बन सकता है। वहीं बीजेपी की ताकत की बात करें तो मोदी की लीडरशिप वेलफेयर पर आधारित है, लेकिन कमजोरियां भी काफ़ी हैं। 20 साल सत्ता में रहने से एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी है, लोगों की नाराज़गी बहुत है। विकास के जो वायदे किए गए थे उन पर भी सवाल खड़े किए गए। बेरोजगारी 15% से ऊपर है। हिंदुत्व से मुस्लिम वोट जो 17% है दूर हो सकता है। और दलित ओबीसी में सेंध लगने से नाकाम पासवान, जिनको 9% मत शेयर मिला था एलजेपी से, लेकिन अन्य दलित आरजेडी की ओर जा सकते हैं। सीट शेयरिंग में जेडीयू से टकराव हो सकता है। नीतीश की सेहत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। 2024 लोकसभा में एनडीए ने 30 सीटें जीती थी, लेकिन वोट शेयर सिर्फ 41% था। और अगर तीसरा मोर्चा काटे तो खतरा बढ़ सकता है। कांग्रेस का आरोप है कि सर ने 23 लाख वोटर, जिनमें से ज़्यादातर दलित और मुस्लिम महिलाएं हैं, हटाए गए हैं, जो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब कुछ रचा गया है। और ये कमजोरियां ओबीसी, ईबीसी 63% जिनका मत है, वोटों को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस
का जो कैंपेन है, कांग्रेस का जो नैरेटिव है वोट चोरी का, वो भी लोगों को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अब ये नैरेटिव बिहार से निकल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता जगह जगह पर जाकर वोट चोरी के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। और तेजस्वी की युवा अपील है, लेकिन कमजोरियां भी गंभीर हैं। लालू तेजस्वी परिवार पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। लैंड फॉर जॉब्स का स्कैम हुआ था, ARCT स्कैम हुआ था। एनडीए का हथियार ये बन सकते हैं। फैमिली कंट्रोल से अब लीडर्स असंतुष्ट हैं। तेज प्रताप जैसे फैमिली मेंबर्स से अब फोकस बंट गया है। सीट शेयरिंग में देरी हो रही है। कांग्रेस VIP 25 सीटें मांग रही है, CPI ML 40 मांग रही है। इस वजह से इसमें तनाव पैदा हो गया इस गठबंधन में। और जंगल राज का जो पुराना टैग है और विकास पर जो सत्तारूढ़ दल की कमजोरियां देखने को आई थी, और 15 साल में कितने जॉब्स बने, 2024 लोकसभा में 22% वोट शेयर रह गया था, लेकिन सीटें कम आई थी। अगर गठबंधन टूटा तो सत्तारूढ़ दल की हार निश्चित है। ये कमजोरियां पिछड़ी जातियों को भी प्रभावित कर सकती हैं दोस्तों। मुस्लिम, दलित और पिछड़ी जातियों के जो वोट हैं वो अब की बार निर्णायक होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार में 17% जो मतदाता हैं वो मुस्लिम हैं, 19% मतदाता दलित हैं, और OBC EBC के जो वोट्स अगर मिला लिए जाएं तो ये 63% बन जाते हैं, जो काफ़ी प्रभावशाली मतदाताओं का एक वर्ग है। सभी पार्टियां इनको लुभाने में लगी हुई हैं। मुस्लिम्स की बात करें तो 80 से 87% जो पारंपरिक वोट बैंक है वो RJD का है, लेकिन AIMM सीमांचल में घुस गया है। सीमांचल में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या प्रतिशत है वो 68% है, और उनसे 9% वोट ऐसा माना जा रहा है कट सकता है। तो पासमंदा मुस्लिम जो 72% है, OBC स्टाइल से रिजर्वेशन चाहते हैं, जो RJD JDU को फ़ायदा दिला सकते हैं। वहीं अगर दलितों की बात करें तो पासवान की जो पार्टी है 9% वोट शेयर उसका है, LJP, और इसका फ़ायदा NDA को हो सकता है। और वहीं मूसहर जो लोगों का समुदाय है उसके भी 3% वोट है। HM NDA को उसका फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अन्य दलित जो 10% है RJD CPI ML की ओर खिसक सकते हैं। 2020 में महागठबंधन ने 20% दलित वोट जीते थे, और वहीं OBC यानी कि यादव जो 14% है, RJD को कुशवाहा कोयरी जो 11% उसका फ़ायदा मिल सकता है। NDA को अन्य EBC जो 36% है बंट सकते हैं। और जातीय सर्वे से 10% का जो कोटा बढ़ा है, जो महागठबंधन का मुद्दा है, और अगर ये सब एकजुट हुए तो तीसरा मोर्चा कमज़ोर हो सकता है। NDA RJD का जो गठबंधन है मजबूत हो सकता है। और अगर पोल्स की बात करें तो NDA को OBC से 45% और महागठबंधन को 40% वोट मिल सकते हैं। तो दोस्तों तीसरे मोर्चे की बात कर लेते हैं। तीसरा मोर्चा क्या इन दोनों गठबंधनों को चुनौती देगा, लेकिन BJP और RJD की जो कमजोरियां हैं वो निश्चित तौर पर तीसरा जो मोर्चा है उजागर करेगा। और वहीं मुस्लिम, दलित, OBC के मतदाता यह तय करेंगे कि अब की बार सरकार कौन बनाएगा, सत्ता किसकी होगी। तो क्या बदलाव आएगा, आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की सत्ता के गलियारों की खबरें तुरंत मिलती रहें। तो जब तक हम हाजिर होते हैं नया बुलेटिन लेकर, आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।